नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की बोर मॉडल की परिकल्पनाओं को लेकर, और आज हम चर्चा करेंगे बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करना, कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है उन कक्षाओं की त्रिज्याएं हम किस प्रकार से पता करेंगे, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम पता करेंगे कक्षाओं की त्रिज्या। कक्षाओं की त्रिज्या देखिए दोस्तों, हमने बोर की पहली परिकल्पना क्या पढ़ी थी? बोर की प्रथम परिकल्पना, बोर की फर्स्ट परिकल्पना। इसका गणितीय रूप हमने जाना, mv² अपॉन r बराबर kz(e²/r²। बोर की पहली परिकल्पना है ये। एक आर से एक आर काट देंगे तो ये बनेगा mv² बराबर बनेगा kz(e²/r। इसको बोल दिया समीकरण नंबर 1। अगर बात करें सेकंड पोस्टुलेट की कि बोर की द्वितीय परिकल्पना क्या थी, तो द्वितीय परिकल्पना थी दोस्तों mvr कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों, v का मान निकाल लेंगे। यहां से इसको v के लिए सरल कर देंगे तो ये बन जाएगा nh/2π और इधर भाग लग जाएगा mr का। इसको बोल दिया समीकरण नंबर 2। मैं क्या करूंगा, ये जो v की वैल्यू है ये v की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा। मतलब मैं क्या काम कर रहा हूं, समीकरण 2 जो है उसको 1 में रख रहा हूं दोस्तों। तो देखिए क्या बात बनेगी, ये हमारे पास था m, v मान रखो nh/2π mr, इसका स्क्वायर करेंगे बराबर हमारे पास आ रहा है kz(e²) क्या आ रहा है r²। हम इसका स्क्वायर खोल देंगे तो m ये बनेगा n का स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 4π² m² r² बराबर ये बनेगा kz(e²) क्या बनेगा दोस्तों r²। m की जगह m, v की जगह v की वैल्यू रखूंगा। ठीक है, और साथ में हमारे पास दोस्तों r भी आ रहा है। ये वैल्यू यहाँ रखी है, mv² हो गया ये। ठीक है, बराबर इधर मैंने रखा m की जगह m, ऐसा ना ऐसा v, ये v की वैल्यू रखी, इसका स्क्वायर किया मैंने बराबर kz(e²) r, सॉरी r ही रखो यहाँ पे r। अब देखिए, तो इसका स्क्वायर मैंने खोल दिया, m की जगह m, बाकी मैंने इसका स्क्वायर कर दिया कंप्लीट और इधर एज इट इज। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक r से एक r काट देंगे, इधर हमारे पास एक r बच जाएगा। इधर एक m से एक m ऊपर काट देंगे, इधर हमारे पास एक m बच जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, m² h² अपॉन 4π², साथ में एक m से एक m काटा, नीचे एक m ही बचा, और इधर एक r से इधर r काट दो, इधर एक r बच जाएगा बराबर इधर बचा हमारे पास kz(e²/1। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुणा कर देंगे दोस्तों। क्रॉस गुणा करेंगे तो 4π² mr kz(e²) बराबर बना दोस्तों n² h²। यहां से हम त्रिज्या निकालेंगे r, तो r का फॉर्मूला क्या बना, n² h² 4π² m kz(e²)। अब यहां एक काम और करते हैं, जो नियतांक है उनको अलग से एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। r = h² नियतांक है, 4π² नियतांक है, m नियतांक है, k नियतांक है, e² नियतांक है। तो यहां से हमारे पास बचा दोस्तों n²/z। अब जो नियतांक के जो मान आ रहे हैं वो मैं लिख देता हूं दोस्तों सभी। h की वैल्यू होती है 6.626 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जो m है द्रव्यमान, इसकी वैल्यू रख देता हूं 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। k की वैल्यू रख देता हूं 9 गुणा 10⁻9
न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम्ब, और पाई की वैल्यू तो आप जानते हो दोस्तों 22/7। अगर मैं सभी वैल्यू रख के अगर इसको ये सभी वैल्यूज अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ और इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करता हूँ तो ये ब्रैकेट कितना रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट देगा दोस्तों 0.5 दोनों गुणा 10⁻−10। इस ब्रैकेट का रिजल्ट आएगा दोस्तों ये, अगर ये सभी वैल्यूज रख के अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ तो ये ब्रैकेट हमें ये रिजल्ट देगा, इनटू साथ में आ रहा है n²/z। 10⁻−10 को दोस्तों एंगस्ट्रॉम कहते हैं, तो R इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं 0.5 दोनों इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम, इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। 10⁻−10 मीटर जो है, ये दोस्तों मैंने मीटर लिखा है यहाँ पर, ये मीटर है, मीटर, ठीक है। तो 10⁻−10 मीटर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो R की वैल्यू आएगी 0.5 दोनों इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। n तो कोषों की संख्या, कक्षा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, और z है दोस्तों परमाणु क्रमांक। तो जैसे आपको पूछ लें कि हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी या प्रथम कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, तो देखिए मैं यहाँ एक कंडीशन देता हूं, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या। तो देखिए हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। कौन सी क्लास की पता कर रहा हूं, तो मैं पहली क्लास की पता कर रहा हूं, तो यहां भी 1 लिखो, यहां भी 1 लिखो, 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, तो वो त्रिज्या का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, सिर्फ 0.5 दोनों एंगस्ट्रॉम। तो आप याद रखेंगे हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है, 0.5 दोनों एंगस्ट्रॉम। और दोस्तों एक और अच्छी बात, हाइड्रोजन परमाणु की जो प्रथम कक्षा की जो त्रिज्या है, इसी को हम कहते हैं बोर त्रिज्या, इसी को हम क्या कहते हैं, बोर त्रिज्या। तो ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि बोर त्रिज्या का मान कितना होता है, बोर त्रिज्या किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है। तो आप बोर त्रिज्या की परिभाषा बताएंगे, ये हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या ही बोर त्रिज्या कहलाती है, और बोर त्रिज्या का मान होता है 0.5 दोनों एंगस्ट्रॉम। क्लियर दोस्तों। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहां पे, जैसे देखो जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी। तो देखिए ये एक तरीके से जो त्रिज्या है ये n² के समानुपाती है, मतलब n का मान बढ़ेगा तो त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो नाभिक से दूर जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। देखिए इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को अपन थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये जो बात है मैं इसको 5 कक्षा के लिए निकालता हूं दोस्तों, 5 कक्षाओं के लिए निकालता हूं मैं। देखो हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं हम फर्स्ट कक्षा, या हम बात करें फर्स्ट क्लास, प्रथम कक्षा। तो देखिए फर्स्ट कक्षा का मैंने निकाल दिया दोस्तों मान, तो R1 कह देता हूं मैं इसको। R1 हमारे पास बन गया 0.5 दोनों एंगस्ट्रॉम। क्लियर। अगर मैं सेकंड कक्षा की निकालूं, सेकंड कक्षा की हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, अलग अलग कक्षाओं की निकाल रहे हैं दोस्तों, पहली कक्षा की, दूसरी कक्षा की। तो दूसरी कक्षा के लिए देखिए क्या बात बनेगी, जेड तो परमाणु क्रमांक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो कितना होगा दोस्तों, 1 होगा, तो यहां 1 रखेंगे, और दूसरी कक्षा के लिए n का मान 2 रखेंगे, तो ये कुल मिला के 0.5 दोनों किससे गुणा हो जाएगा, 4 से। तो देखो R2 बराबर है यहाँ 0.5 दोनों एंगस्ट्रॉम, ये किससे गुणा हो जाएगा, 4 से। तो देखिए 4 से गुणा होगा तो क्या बनेगा, 9 को 4 से गुणा करेंगे 36, 3 हासिल, 4 दूनी 8 और 3 11, 1 हासिल, 20 और 1 21, 3 के बाद पॉइंट। इसकी त्रिज्या बनी दोस्तों ये, दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी आई, 2.116। अब देखिए तीसरी कक्षा की, थर्ड कक्षा की अगर हम बात करें तो थर्ड कक्षा के लिए R3 बराबर, ध्यान दे दोस्तों, R3 बराबर
तीसरी कक्षा के लिए अगर मैं निकालूं तो वही z का मान तो है, क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम। तीसरी कक्षा के लिए 3 का स्क्वायर, ये 9 से गुणा हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारे पास 0.5 दोनों एंगस्ट्रॉम जो है ये किससे गुणा हो जाएगा, 9 से। तो 9 को 9 से करेंगे 81, 8 हासिल, 9 दूनी 18, 8 26, 2 हासिल 45 और 2 47, 3 के बाद पॉइंट, ये बन गया 4.761। अगर मैं ऐसे देखो फोर्थ क्लास की निकालूं, फोर्थ कक्षा की, तो फोर्थ कक्षा के लिए त्रिज्या R4 क्या बन जाएगी, 0.5 दोनों एंगस्ट्रॉम इंटू दोस्तों ये 16 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको गुणा करेंगे, 16 को 9 से करेंगे 144, 14 हासिल, 16 दूना 32, 32 और 14 46, 4 हासिल 80 और 16 पंजे 80 और 4 84, 3 के बाद पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इन्हें देखो, पहली कक्षा की त्रिज्या कम, दूसरी की ज्यादा, तीसरी की और ज्यादा, चौथी की और ज्यादा। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे बोर जो कक्षाएं हैं उनकी त्रिज्याओं का मान बढ़ता जाता है, और ये तो दोस्तों वेल नोन भी है। अब देखिए, लेकिन समझने वाली बात क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, इनका अंतर करो दोस्तों, इनका अंतर करो, R2 माइनस R1 करो आप, R2 में से R1 घटाओ, मतलब 2.116 एंगस्ट्रॉम में से आप लेस करो 0.5 दोनों एंगस्ट्रॉम। तो देखिए क्या बात बनेगी यहां से, सबसे पहले 6 में से 9, 16 में से 9 घटाएंगे, बचेगा 7, यहां बचा 10, 10 में से 2 गया तो बचेगा 8, और यहां हमारे पास 10 में से 5 गया तो बचा दोस्तों 5। ये बन गया 1.587, 1.587 एंगस्ट्रॉम। वापस एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, 16 में से 9 गया हमारे बचा 7, 7 बचा, यहाँ 10 बचा, 10 में से 2 गया तो हमारे पास कितना बचा दोस्तों 8, यहाँ 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5, तो ये बन गया 1.587 एंगस्ट्रॉम। 61 4.761 माइनस R2 की वैल्यू ये रही 2.116 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए, 11 में से 6 गए तो कितने बचे 5, यहां बचे 5 में से 1 गया कितना बचा 4, 7 में से 1 गया कितना बचा 6, और 4 में से 2 गया कितना बचा 2। ठीक है, ऐसे आप R4 माइनस R3 करो, R4 माइनस R3, R4 की वैल्यू ये रही 8.464 एंगस्ट्रॉम, यहां भी एंगस्ट्रॉम लगा देना। ठीक है, माइनस R3 की वैल्यू है 4.761 एंगस्ट्रॉम। सरल करेंगे इसको, 4 में से 1 गया बचा दोस्तों 3, 6 में से 6 गया बचा 0, 14 में से 7 गया तो 7, और 7 में से 4 गया तो 3 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए इनकी कक्षाओं का जो बीच में अंतराल है वो सेम आ रहा है कि दोस्तों अलग अलग आ रहा है। यहां देखो इतना, यहां बड़ा, फिर यहां और बड़ा। देखिए हम एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बनाया मैंने सपोज नाभिक, ये मैंने नाभिक बनाया दोस्तों, ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, ये नाभिक के थोड़ा पास में बना देता हूं, ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास और ये तीसरी क्लास। देखिए यहां ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास और ये तीसरी क्लास, 3 ऑर्बिट हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। नाभिक और पहली क्लास के बीच में दूरी कितनी पड़ी दोस्तों, हमने 0.5 दोनों एंगस्ट्रॉम। पहली क्लास और दूसरी क्लास के बीच में गैप कितना होता है, दूसरी और पहली क्लास का गैप 1.587 एंगस्ट्रॉम। ऐसे देखो तीसरी और दूसरी क्लास का गैप, तीसरी और दूसरी क्लास का गैप होता है दोस्तों 2.645 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए दोस्तों आपने नोट की होगी कि नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं होती है उन कक्षाओं के बीच में अंतराल सेम नहीं होता है, कक्षाओं के बीच में अंतर भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे उनकी त्रिज्याएं भी बढ़ेगी, और वैसे वैसे कक्षाओं के बीच में जो अंतर है ये अंतर का मान आगे और जाएंगे तो आगे और अंतर बढ़ता जाएगा। इस तरीके से नहीं होता है दोस्तों कि ये पहली क्लास फिर ये दूसरी क्लास पर इतना गैप देगी तीसरी क्लास, ये गलत है। इस तरीके का सिनेरियो नहीं रहता है कक्षाओं का। कक्षाओं का जो सिनेरियो है
वो इस तरीके का रहता है। ये नाभिक, जैसे ये पहली क्लास है तो यहाँ फिर गैप ज्यादा मिलेगा आपको, फिर यहाँ दूसरी क्लास बनाऊंगा तो गैप आपको और ज्यादा मिलेगा। तो सीखने वाली बात ये हुई कि नाभिक से दूर जाएंगे तो त्रिज्या का मान भी बढ़ता है और त्रिज्याओं के मध्य अंतराल का मान भी बढ़ता है। मतलब जैसे ये हमारे पास दोस्तों नाभिक है, ये हमारे पास कोई नाभिक है, अगर हम नाभिक से इधर दूर जाते हैं तो त्रिज्या बढ़ेगी और साथ ही साथ त्रिज्याओं के बीच का जो अंतर है उसको मैंने कहा डेल्टा आर, ये डेल्टा आर का मान भी बढ़ेगा। त्रिज्या भी बढ़ती है और त्रिज्याओं के बीच में अंतराल भी बढ़ता है, अर्थात कक्षाओं की, दो कक्षाओं के आपस में बीच की दूरी समान नहीं होती है। नाभिक से दूर जाते जाएंगे तो उनकी त्रिज्याओं का जो अंतर है उसका मान भी बढ़ता जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम, तो देखिए दोस्तों हम यहाँ एक छोटी सी चीज पे चर्चा और करेंगे। आपने त्रिज्या का फॉर्मूला पढ़ा 0.5 दोनों इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। मैं अगर पहली कक्षा की निकालूं, ध्यान देना, प्रथम कक्षा के लिए हाइड्रोजन परमाणु की, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए यहां कितना रखूंगा, हाइड्रोजन परमाणु की, हाइड्रोजन परमाणु की या हाइड्रोजन परमाणु के लिए, ध्यान देना। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड का मान तो फिक्स हो गया 1, प्रथम कक्षा के लिए लिखूंगा तो 1 आएगा, द्वितीय कक्षा के लिए n का मान 2, तृतीय के लिए n का मान 3, ऐसे चौथी के लिए n का मान 4, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे R1 अनुपात R2 अनुपात R3 अनुपात R4, इस तरीके से अगर मैं करता हूं तो R1 की वैल्यू तो हमारे पास एक तरीके से क्या बन जाएगी 0.5 दोनों इंटू R1 मतलब 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन जेड का मान भी 1 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही मैं यहाँ निकालूंगा R2 तो R2 क्या बनेगा 0.5 दोनों इंटू एन स्क्वायर, R2 निकाल रहा हूँ एन का मान 2 लेना पड़ेगा तो 2 का स्क्वायर 4 बटा 1 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से बन जाएगा 0.5 दोनों इंटू 10 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 9 बटा 1 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार से ये बन जाएगा दोस्तों 0.5 दोनों इंटू 16 बटा 1 एंगस्ट्रॉम। तो देखो एंगस्ट्रॉम कट गया सब जगह से, 0.5 दोनों कट गया सब जगह से, बचा क्या 1 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 16। तो दोस्तों कई बार ये चीज भी आपसे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में सिद्ध करवा ली जाती है कि कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला व्युत्पन्न करते हुए सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो 1 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 16 के अनुपात में होता है। तो इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉन का वेग, कि जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस इलेक्ट्रॉन के वेग का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ तक सोल्व कर दिया था, इसको आप समीकरण नंबर 3 कर देना दोस्तों। और ये जो आपने समीकरण नंबर 3 जो निकाला उसको हम पुट कर देंगे 2 में, जो r की वैल्यू है या r की जगह रख देंगे। तो हम क्या करेंगे समीकरण 3 को 2 में रख देंगे दोस्तों। तो देखिए क्या बात बनेगी, v इक्वल्स टू ऊपर NH अपॉन 2 पाई m और r की जगह r की वैल्यू लिख देंगे दोस्तों। r की वैल्यू लिख देंगे h का स्क्वायर, साथ में ऊपर n का स्क्वायर और बाकी बटा में लिख दो 4 पाई स्क्वायर m के z, 4 पाई स्क्वायर m के z ई स्क्वायर। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये बटा के बटा में है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर साथ में NH अपॉन m के z ई स्क्वायर, बटा में हमारे पास क्या बचा 2 पाई m h का स्क्वायर और n का स्क्वायर। देखिए दोस्तों 4 पाई स्क्वायर m के z ई स्क्वायर और ऊपर NH था ये NH, बाकी हमारे पास बटा में बच गया 2 पाई m और n स्क्वायर h स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सरल कर देंगे, 2 से 2 काट दो तो ऊपर 2 बच जाएगा, एक ऊपर पाई बच जाएगा, ठीक है। m से m हमारे पास कैंसिल आउट हुआ दोस्तों, ऊपर NH था नीचे n स्क्वायर h स्क्वायर तो नीचे NH बच जाएगा,
ऊपर बच गया के जेड ई स्क्वायर और नीचे बच गया हमारे पास एन एच। ठीक है, अब इसमें जो नियतांक है उसको एक ब्रैकेट में ले लो, v इक्वल टू 2 नियतांक, पाई नियतांक, के नियतांक, ई स्क्वायर नियतांक और बटा में h नियतांक। इधर से तो बचा हमारे पास h, इधर से तो बचा, ऊपर से तो बचा z और नीचे से क्या बचा n। वही मैंने अभी मान लिखे थे, k का मान, e का मान, h का मान। अगर ये ब्रैकेट में मान रख के अगर सोल्व करते हैं तो इस ब्रैकेट का रिजल्ट आता है दोस्तों 2.186 इंटू बाहर हमारे पास बचता है z/n और यहाँ जो वेग निकल के आता है ये मीटर प्रति सेकंड में निकल के आता है। यहाँ ये जो वेग आएगा ये किस में निकल के आएगा, मीटर बटा सेकंड। सॉरी 2.186 गुणा 10⁶ इंटू वेग का फॉर्मूला चलता है दोस्तों 2.186 गुणा 10⁶ इंटू z/n मीटर बटा सेकंड। तो यहां से देखिए वेग एक तो z के समानुपाती है और एक जो वेग है वो n की व्युत्क्रम है। अब जैसे मैं हाइड्रोजन परमाणु की बात कर लेता हूं तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए z का मान तो फिक्स हो गया। जैसे हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा, फिर मैं बोलूं हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा, फिर मैं कहूं हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा, तो कुल मिला के हाइड्रोजन परमाणु तो z का मान तो कोई सी कक्षा उसकी z का मान तो फिक्स हो गया। डिपेंड घट रहा बढ़ रहा कौन है, n का मान। तो बोलो n का मान बढ़ेगा तो वेग घटेगा नहीं घटेगा। अगर n का मान बढ़ता है तो दोस्तों वेग का मान घटता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां तक हमने क्या सीखा दोस्तों। जैसे ये हमारे पास नाभिक था, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, पहली दूसरी और तीसरी। तो नाभिक से हम दूर जा रहे थे, इधर नाभिक से दूर जा रहे थे तो हमने सीखा कि त्रिज्या बढ़ रही है, त्रिज्याओं के बीच का अंतर बढ़ रहा है। लेकिन नाभिक से दूर जा रहे हैं तो दोस्तों नाभिक से दूर जाने पर n बढ़ रहा है, तो यहाँ पर नाभिक से दूर जाने पर वेग का मान क्या होगा, घटेगा। तो अब याद रखेंगे जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो घटता जाएगा। तो दिमाग में एक पिक्चर सेट होनी चाहिए दोस्तों। नाभिक से दूर गए त्रिज्या बढ़ी, नाभिक से दूर गए त्रिज्याओं का अंतर बढ़ा, लेकिन नाभिक से दूर गए इलेक्ट्रॉन का वेग घटा। इसका मतलब पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी जल्दी घूमता है, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन थोड़ा उससे धीरे घूमता है, तीसरी कक्षा में और धीरे घूमता है, चौथी में उससे भी और धीरे। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का वेग दोस्तों घटता जाएगा। तो इस सेशन में हमने चर्चा की कक्षाओं की त्रिज्या पता करना और उस कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग पता करना। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।